अध्याय 6 नागरिकता परिचय। हमने अपनी बात नागरिकता की सुप्रसिद्ध परिभाषा से शुरू करें कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। इस अध्याय में हम यह छानबीन करेंगे कि आज नागरिकता का सही अर्थ क्या है। इसके बाद हम उन बहसों और संघर्षों पर दृष्टिपात करेंगे जो पूर्ण और समान सदस्यता की व्याख्या के संदर्भ चल रहे हैं। अगले परिच्छेद में नागरिक और राष्ट्र के बीच संबंध तथा विभिन्न देश में स्वीकृति नागरिकता की कसौटी पर चर्चा होगी। नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांत का निहितार्थ है कि नागरिकता सार्वभौम होनी चाहिए। क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए? ऐसी हालत में हम तमाम राष्ट्रविहीन लोगों के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेंगे? इस मुद्दे के बाद के परिच्छेद में विचार किया जाएगा। आखिरी परिच्छेद में वैश्विक नागरिकता के मुद्दे पर विचार होगा कि क्या इसका अस्तित्व और क्या यह राष्ट्रीय नागरिकता की जगह ले सकती है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद नागरिकता के अर्थ की व्याख्या करने और आज जिन क्षेत्रों में इस अर्थ का विस्तार दिया जा रहा है या चुनौती दी जा रही है उसमें से कुछ पर विचार करने में समर्थ होंगे। भूमिका। नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है। समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं। इसलिए हम संबद्ध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन मानते हैं। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं। किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने का महत्व तब ठीक समझ में आ सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता और वे आम तौर पर असुरक्षित हालत में जीवन यापन करते हैं। मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उसके लिए ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वे संघर्ष करने को तैयार है, जैसा कि आज हम मध्य पूर्व के फिलिस्तीनी शरणार्थियों के मामले में देखते हैं। नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने आज उनमें से कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए हैं। उदाहरण स्वरूप मतदान, अभिव्यक्ति या आस्था की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकार और न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने से जुड़ी कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है। नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया गया है। जनता ने अपनी स्वतंत्रता अधिकारों को मुखर करने के लिए कुछ प्रारंभिक संघर्ष शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ छेड़े थे। उनके यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए। उनमें से कुछ हिंसक संघर्ष थे, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही है। दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष 1990 के दशक के आरंभ तक जारी रहा। पूर्ण सदस्यता और समान अधिकार पाने का संघर्ष विश्व के कई हिस्सों में आज भी जारी है। आपने देश में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। उनका मकसद है अपनी ज़रूरतों की ओर ध्यान आकृष्ट कर जनमत बदलना तथा साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को
प्रभावित करना। नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच के संबंधों का निरूपण नहीं है, बल्कि उससे अधिक है। यह नागरिकों के आपसी संबंध के बारे में भी है। इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व शामिल है। इसमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यताएं नहीं है, बल्कि समुदाय के सहजीवन में भागीदारी होने और योगदान करने का नैतिक दायित्व भी शामिल होता है। नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है। किसी राजनीतिक अवधारणा को समझने का अच्छा तरीका उन उदाहरणों की पड़ताल करना है जिसमें जाने माने अर्थों में ऐसे समूहों का द्वारा सवालिया निशान लगाया जा रहा है जो महसूस करते हैं कि उनमें उनकी ज़रूरतों और आकांक्षाओं का ख्याल नहीं किया गया। चिंतन मंथन 17वीं से 20वीं सदी के बीच यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर अपना शासन कायम रखा। 1994 तक दक्षिण अफ्रीका में अपनाई गई नीतियों के बारे में नीचे दिए गए ब्यौरों को पढ़िए। श्वेत लोगों को मत देने, चुनाव लड़ने और सरकार को चुनने का अधिकार था। वे संपत्ति खरीदने और देश में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थे। काले लोगों को ऐसे अधिकार नहीं थे। काले और गोरे लोगों के लिए पृथक मोहल्ले और कॉलोनियाँ बसाई गई थी। काले लोगों को अपने पड़ोस की गोरे लोगों की बस्ती में काम करने के लिए पास लेने पड़ते थे। उन्हें गोरे के इलाके में अपने परिवार रखने की अनुमति नहीं थी। अलग अलग रंग के लोगों के लिए विद्यालय भी अलग अलग थे। क्या श्वेत लोगों को दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण और समान सदस्यता मिली हुई थी? कारण सहित बताइए। ऊपर दिया गया ब्यौरा हमें दक्षिण अफ्रीका में भिन्न समूहों के अंतर संबंधों के बारे में क्या बताता है? आओ कुछ करके सीखे। अपने क्षेत्र में नागरिकों की गतिविधियों से कुछ वैसे उदाहरणों के बारे में सोचें जो दूसरों की मदद करने अथवा क्षेत्र में उन्नति या फिर पर्यावरण की रक्षा से संबंधित हो। ऐसे कुछ गतिविधियों की एक सूची बनाएं। आपके हम उम्र युवाओं के साथ अपनाई जा सकती है। संपूर्ण और समान सदस्यता। अगर आपने कभी भीड़ भरे रेल के डिब्बे या बस में सफ़र किया है तो आप इस चलन में अवगत होंगे कि वे लोग जो प्रवेश पाने के लिए पहले शायद एक दूसरे से लड़ पड़े थे, अंदर पहुंचते ही दूसरों को बाहर रखने के साझे स्वार्थ में शामिल हो जाते हैं। जल्द ही भीतरी और बाहरी का विभाजन उभर आता है और बाहरी को खतरे के रूप में देखा जाने लगता है। इसी तरह की प्रक्रियाएं समय समय पर नगरों, प्रदेशों या कभी कभार तो पूरे राष्ट्र में चलती है। अगर आजीविका, चिकित्सा या शिक्षा जैसी सुविधाएं और जल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हो, तब बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग उठने की संभावना रहती है, भले ही वे सहनागरिक क्यों न हो। आपको मुंबई वाले के लिए का नारा शायद याद हो, जिससे ऐसी भावनाएं प्रकट होती है कि भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के अनेक संघर्ष होते आए हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि आखिर संपूर्ण और समान सदस्यता का असली अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह होता है कि नागरिकों को देश में जहाँ भी चाहे रहने, पढ़ने या काम करने का समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए? क्या इसका अर्थ यह है कि सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए? इस परिच्छेद में हम यह पहले ही इन प्रश्नों के आधार पर नागरिकता का अर्थ खोजेंगे। अपने देश और अन्य अनेक देशों में नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों में एक है गमनागमन की स्वतंत्रता। यह अधिकार कामगारों के लिए विशेष महत्व का है। गृह क्षेत्र में अवसर उपलब्ध नहीं होने पर कामगार रोजगार की तलाश में आप्रवास की ओर प्रवृत्त होते हैं। रोजगार की तलाश में कुछ लोग देश के बाहर भी जाते हैं। हमारे देश के विभिन्न हिस्से में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए सूचना तकनीकी के अधिकतर कर्मी बंगलोर जैसे शहरों की ओर उमड़ते हैं। केरल की नर्सें पूरे देश में कहीं भी मिल सकती है। शहरों में तेजी से पनपता भवन निर्माण उद्योग देश के विभिन्न हिस्सों में के श्रमिकों को आकर्षित करता है। सड़क आदि आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं में भी यही होता है।
आपने अपने घर या स्कूल के आसपास विभिन्न क्षेत्रों के मजदूरों को देखा होगा। हालांकि अधिक संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथों में जाने के खिलाफ अक्सर स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है। कुछ नौकरियां या कामों को राज्य के मूल निवासियों या स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग उठती है। राजनीतिक पार्टियां यह मुद्दा उठाती है कि यह प्रतिरोध बाहरी के खिलाफ संगठित हिस्सा का भी रूप ले लेता है। भारत के लगभग सभी क्षेत्र इस तरह के आंदोलन से गुजर चुके हैं। क्या ऐसे आंदोलन हमेशा न्याय संगत होते हैं? मार्टिन लूथर किंग 1950 तक का दशक संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक दक्षिणी राज्यों में काली और गोरी आबादी के बीच बरकरार विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन के उभार का साक्षी है। इस तरह की विषमताएं इन राज्यों द्वारा पृथक्करण कानून के नाम से चर्चित ऐसे कानूनों के जरिए पोषित होती थी जिनसे काले लोगों को अनेक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता था। उन कानूनों ने विभिन्न नागरिक सुविधाओं जैसे रेल, बस, रंगशाला, आवास, होटल, रेस्टोरेंट आदि में गोरे और काले रंगों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित कर रखे थे। इन कानूनों के कारण काले और गोरे बच्चों के स्कूल भी अलग अलग थे। इन कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलनों में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अग्रणी काले नेता थे। उन्होंने इनके खिलाफ अनेक अकटारे तर्क दिए। पहला, आत्मगौरव व आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति या वर्ण का मनुष्य बराबर है। दूसरे, किंग ने कहा कि पृथक्करण राजनीति के चेहरे पर सामाजिक कोड की तरह है, क्योंकि यह उन लोगों को गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म देता है जो ऐसे कानूनों के शिकार हैं। किंग ने दलील दी कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदायों के जीवन की गुणवत्ता भी कम करती है। वे इसे उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। गोरे समुदाय ने अदालत के निर्देशानुसार कुछ सामुदायिक उद्यानों में काले लोगों को प्रवेश की इजाज़त देने के बजाय उन्हें बंद करने का फैसला किया है। इसी तरह कुछ बेसबॉल टीमें टूट गई क्योंकि अधिकारी काले खिलाड़ी को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। तीसरी, पृथक्करण कानून लोगों के बीच कृत्रिम सीमाएं खींचते हैं और उन्हें देश के व्यापक हित के लिए एक दूसरे का सहयोग करने से रोकते हैं। इन कारणों से किंग ने बहस छेड़ी कि उन कानूनों को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने पृथक्करण कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्वक और अहिंसक प्रतिरोध का आह्वान किया। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा, हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। किसी भी अन्य देश में स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर हम सब गुस्से से भर उठते हैं। संभवतः हमने कुछ यह भी जानने में कुशल और शिक्षित कामगारों को काम करने के लिए कहीं भी आने जाने का अधिकार है। राज्य भी इस तरह के कामगारों को आकर्षित करने की अपनी योग्यता पर गर्व कर सकता है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में काम अपर्याप्त हो तो संभव है कि स्थानीय लोग बाहरी लोगों की प्रतिद्वंद्विता से नाराज हो। तो क्या गमनागमन की आज़ादी में देश के किसी भी हिस्से में काम करने या बहस का अधिकार शामिल है? एक अन्य बात पर हमें विचार करने की ज़रूरत है और वह यह कि गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी को लेकर कभी कभी हमारी प्रतिक्रिया में अंतर होता है। हम अपने इलाकों में आने जाने वाले गरीब प्रवासियों को हमेशा उस तरह स्वागत योग्य नहीं मानते जिस तरह कुशल और दौलतमंद कामगारों को मानते हैं। इससे प्रश्न उठता है कि क्या गरीब और अकुशल कामगारों को कुशल कामगारों की तरह देश में कहीं भी रहने और काम करने का समान अधिकार है? देश के सभी नागरिकों की पूर्ण और समान सदस्यता से संबंधित ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हमारे देश में बहस चल रही है। यूँ कभी कभी लोकतांत्रिक समाजों में भी विवाद उठ सकते हैं। ऐसे विवादों का निदान कैसे हो? प्रतिवाद करने का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है, बशर्ते वह प्रतिवाद दूसरे लोगों या राज्यों के जीवन और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन कर, मीडिया का उपयोग कर, राजनीतिक दलों से अपील कर या अदालत में
जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र है। अदालतें उस पर निर्णय दे सकती है या समाधान के लिए सरकार से आग्रह कर सकती है। यह भले ही धीमी प्रक्रिया हो, पर इससे कई बार न्यूनाधिक सफलताएं संभव है। अगर सभी नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता उपलब्ध करने के दिशा निर्देशक सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित हो तो किसी समाज में यह समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए सर्वमान्य समाधान पर पहुंचना संभव हो जाना चाहिए। लोकतंत्र का यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि ऐसे विवादों का समाधान बल प्रयोग के बजाय संधि, वार्ता और विचार विमर्श से हो। यह नागरिकता के प्रमुख दायित्व में से एक है। चिंतन मंथन नागरिकों के लिए देश भर में गमनागमन और रोजगार की स्वतंत्रता के पक्ष और विपक्ष के तर्कों की जांच पड़ताल करे। क्या किसी क्षेत्र में लंबे समय से रहने वाले निवासियों को रोजगार और सुविधाओं में प्राथमिकता मिलनी चाहिए? क्या राज्यों को व्यावसायिक कॉलेजों में बाहरी छात्रों के प्रवेशों के लिए कोटा निर्धारण करने की अनुमति दी जानी चाहिए? नागरिकता प्रवासी मजदूरों के बिना भारत के शहरी मध्यम वर्ग के जीवन का एक दिन। समान अधिकार। इस भाग में हम नागरिकता के एक अन्य पहलू की तहकीकात करेंगे। क्या पूर्ण और समान नागरिकता का अर्थ यह है कि राज्य सत्ता द्वारा सभी नागरिकों को, चाहे वे अमीर या गरीब हो, कुछ बुनियादी अधिकार और न्यूनतम जीवन की स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए? इस मुद्दे पर विचार करने के लिए हम खास वर्ग के लोगों पर नज़र डालेंगे, यानी शहरी गरीबों पर। शहरी गरीबों से संबंध समस्या उन आवश्यक समस्याओं में से एक है जो सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है। भारत के हर शहर में बहुत बड़ी आबादी झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जे की जमीन पर बसे लोगों की है। यद्यपि ये लोग अपरिहार्य और उपयोगी काम अक्सर कम मजदूरी पर करते हैं, फिर भी शहर की बाकी आबादी उन्हें अवांछनीय मेहमानों की तरह देखती है। उन पर शहर के संसाधनों पर बोझ बनने या अपराध और बीमारी फैलाने का आरोप मढ़ा जाता है। गंदी बस्तियों की स्थिति अक्सर विभत्स होती है। छोटे छोटे कमरों में कई लोग ठूसे रहते हैं। यहाँ न निजी शौचालय होता है, न जलपूर्ति और न सफाई। गंदी बस्तियों में जीवन और संपत्ति असुरक्षित होती है। झोपड़ियों के निवासी अपने श्रम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अन्य पेशों के बीच में फेरी वाले, छोटे व्यापारी, सफाई कर्मी या घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले मिस्त्री होते हैं। झोपड़पट्टियों में बेत बुनाई या कपड़ा रंगाई, छपाई या सिलाई जैसे छोटे कारोबार भी चलते हैं। झोपड़पट्टियों के निवासियों को सफाई या जलापूर्ति जैसी सुविधाएं मुहैया कराने पर संभवतः कोई भी शहर अपेक्षाकृत कम खर्च करता है। शहरी गरीबों की हालत के प्रति सरकार, स्वयंसेवी संगठन और अन्य एजेंसियों सहित स्वयं झोपड़ियों के निवासियों में भी जागरूकता बढ़ा रही है। मिसाल के तौर पर जनवरी 2004 में फुटपाथी दुकानों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है। बड़े शहरों में लाखों फुटपाथी दुकानदार और उनको अक्सर पुलिस और नगर प्रशासकों का उत्पीड़न झेलना पड़ता है। इस नीति का मकसद विक्रेताओं को मान्यता और नियमन प्रदान करना था ताकि उन्हें सरकारी नियमों के अनुपालन के दायरे में उत्पीड़न के मुक्त कारोबार चलाने की शक्ति हासिल हो। झोपड़पट्टियाँ भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और संगठित हो रही है। उन्होंने कभी कभी अदालतों को भी दस्तक दी है। उनके लिए वोट देने जैसे बुनियादी राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि मतदाता सूची में दर्ज होने के लिए अस्थायी पते की जरूरत होती है और अनधिकृत बस्तियों और पटरी पर रहने वालों के लिए ऐसे पता पेश करना कठिन होता है। हमारे समाज में हाशिए पर ठेले जा रहे अन्य इंसानी समूहों में आदिवासियों और वनवासी शामिल है। ये लोग अपने जीवन यापन के लिए जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। बढ़ती आबादी और जमीन और संसाधनों की कमी ने दबाव के कारण उनमें से अनेक की जीवन पद्धति और आजीविका संकट में है। जंगल और तराई क्षेत्र में मौजूद खनिज संसाधनों की खनन करने के इच्छुक उद्यमियों के हितों का दबाव आदिवासी और वनवासी लोगों की जीवन पद्धति और आजीविका पर एक अन्य खतरा है।
पर्यटन उद्योग भी यही कर रहा है। सरकारें इस सवाल से जूझ रही है कि देश के विकास को खतरे में डाले बगैर इन लोगों और उनके रहवास की सुरक्षा कैसे करें। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ आदिवासी आबादी नहीं बल्कि सभी नागरिकों को प्रभावित करता है। नागरिकता, समानता और अधिकार। नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा नहीं है, इसका समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से भी घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध का सर्वसम्मति सूत्रीकरण अंग्रेज समाजशास्त्री T.H. मार्शल ने किया था। अपनी पुस्तक नागरिकता और सामाजिक वर्ग 1950 में मार्शल ने नागरिकता को किसी समुदाय से पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रतिष्ठा को ग्रहण करने वाले सभी लोग प्रतिष्ठा में अंतर्भूत अधिकारों और कर्तव्यों के मामले में बराबर होते हैं। नागरिकता की मार्शल द्वारा प्रदत्त कुंजी धारणा में मूल संकल्पना समानता की है। इसमें दो बातें अंतर्निहित है। पहली की प्रदत्त अधिकारी और कर्तव्यों की गुणवत्ता बढ़े, दूसरी की उन लोगों की संख्या बढ़े जिन्हें वे दिए गए हैं। मार्शल नागरिकता के 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल मानते हैं: नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, आज़ादी और जायदाद की हिफाजत करते हैं। राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को शासन प्रक्रिया में सहभागी बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। सामाजिक अधिकार व्यक्ति के लिए शिक्षा और रोजगार को सुलभ बनाते हैं। कुल मिलाकर ये अधिकार नागरिकों के लिए इज्जत के साथ जीवन बसर करना संभव बनाते हैं। मार्शल ने सामाजिक वर्ग को असमानता की व्यवस्था के रूप में चिन्हित किया है। नागरिकता वर्ग पदानुक्रम के विभाजक परिणामों का प्रतिकार कर समानता सुनिश्चित करती है। इस प्रकार यह बेहतर, सुबुद्ध और समरस समाज रचना को सुसाध्य बनाता है। सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करना और सुनिश्चित करना किसी सरकार के लिए आसान मामला नहीं होता। विभिन्न समूहों के लोगों की जरूरत और समस्याएं अलग अलग हो सकती है और एक समूह के अधिकार दूसरे समूह के अधिकारों के प्रतिकूल हो सकता है। नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब यह नहीं होता कि सभी लोगों पर समान नीतियां लागू की जाए, क्योंकि विभिन्न समूहों के लोगों की जरूरतें भिन्न भिन्न हो सकती है। अगर प्रयोजन सिर्फ ऐसी नीतियां बनाना नहीं है जो सभी लोगों को एक ही तरह से लागू हो, बल्कि लोगों को अधिक बराबरी पर लाना है, तो नीतियां तैयार करते वक्त लोगों की विभिन्न जरूरतों और दावों का ध्यान रखना होगा। नागरिकता, समानता और अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों के लिए अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर पर 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। याचिका में कार्यस्थल के निकट रहने की वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण फुटपाथ या झोपड़पट्टियों में रहने के अधिकार का दावा किया गया था। अगर यहाँ रहने वालों को हटाने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें आजीविका भी गंवानी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की धारा 21 में जीवन जीने के अधिकार की गारंटी दी गई, जिसमें आजीविका का अधिकार शामिल है। इसलिए अगर फुटपाथ वासियों को बेदखल करना है तो उन्हें आश्रय के अधिकार के तहत उन्हें पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी होगी। इस विमर्श में यह स्पष्ट हो जाता है चाहिए कि वैश्विक स्थिति, अर्थव्यवस्था और समाज में बदलाव नागरिकता के अर्थ और अधिकारों की नई व्याख्या की मांग करते हैं। नागरिकता से संबंध औपचारिक कानून प्रस्थान बिंदु भर होते हैं और कानूनों की व्याख्या निरंतर विकसित होती है। हालांकि कुछ ऐसी समस्या उठ सकती है जिनका समाधान पाना आसान न हो, फिर भी समान नागरिकता की अवधारणा का अर्थ यही है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना सरकारी नीतियों का मार्गदर्शक सिद्धांत हो। नागरिक और राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई है। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों से दावा सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था। राष्ट्र राज्यों का दावा है उन सभी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र को नहीं बल्कि एक अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास को भी परिभाषित करती है। राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों से व्यक्त किया जा सकता है। अधिकतर आधुनिक राज्य अपने
में विभिन्न धर्मों, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों को सम्मिलित करते हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य की राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को ऐसी राजनीतिक पहचान देने की कल्पना होती है जिसमें राज्य के सभी सदस्य भागीदार हो सके। लोकतांत्रिक देश आमतौर पर अपनी पहचान इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि वह यथासंभव समावेशी हो, जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देते हैं। लेकिन व्यवहार में अधिकतर देश अपनी पहचान को इस तरह परिभाषित करने की ओर अग्रसर है जो कुछ नागरिकों के लिए राष्ट्र के साथ अपनी पहचान कायम करना अन्यों की तुलना में आसान बनाता है। यह राजसत्ता के लिए भी अन्यों की तुलना में कुछ लोगों को नागरिकता देना आसान कर देता है। यह अप्रवासियों का देश होने पर गौरवान्वित होने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में भी वैसे ही सच है जैसे कि किसी अन्य देश के बारे में। उदाहरण स्वरूप, फ्रांस ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है। वह यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं बल्कि उत्तर अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों से आए नागरिकों को भी अपने में शामिल करता है। संस्कृति और भाषा इसकी राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन में के सार्वजनिक पहलुओं में इस फ्रांसीसी भाषा संस्कृति से आत्मसात हो जाए। हाँ, वे अपने निजी जीवन में अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं और रिवाजों को बनाए रख सकते हैं। यह एक समुचित नीति लग सकती है, लेकिन यह परिभाषित करना हमेशा आसान नहीं होता कि क्या सार्वजनिक है और क्या निजी, और इसने कुछ विवादों को जन्म दिया है। धार्मिक विश्वास नागरिकों के निजी क्षेत्र का मामला माना जाता है, लेकिन कई बार धार्मिक प्रतीक और रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। फ्रांस के सिख छात्रों का स्कूलों में पगड़ी पहनना और मुस्लिम लड़कियों की स्कूलों में वर्दी के साथ सिर पर दुपट्टा डालने की मांग के बारे में आपने सुना होगा। इसे कुछ स्कूलों ने इस आधार पर अमान्य कर दिया कि यह सरकारी शिक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों को लाने का मामला है। जिसके धर्म इस तरह के रिवाजों और की मांग नहीं करते, उनको निसंदेह ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। साफ तौर पर राष्ट्रीय संस्कृति में शामिल होना कुछ समूहों के लिए अन्य की अपेक्षा आसान होता है। आओ कुछ करके सीखे। अपने घर, विद्यालय या आसपास कार्यरत 3 कामगार परिवारों का सर्वेक्षण करें। वे कहाँ रहते हैं, आवास के लिए कितने लोग हैं, उन्हें किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, क्या उनके बच्चे विद्यालय जाते हैं। जिम्बाब्वे में भूमि वितरण के बारे में प्रकाशित सरकारी आंकड़ों के अनुसार वहां लगभग 4400 गोरे परिवारों के पास लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। यह देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 32% है। लगभग 10 लाख काले किसानों के पास 1.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जो कुल का 38% भाग है। गोरे लोगों के पास जो जमीन है वह सिंचित और उपजाऊ है, जबकि काले लोगों के पास कम उपजाऊ और असिंचित जमीन है। भू स्वामियों के इतिहास को खोजने से साफ पता चलता है कि लगभग 100 वर्ष पहले गोरे लोगों ने उपजाऊ जमीन स्थानीय निवासियों से अपने कब्जे में ले ली। गोरे लोग जिम्बाब्वे में पीढ़ियों से रह रहे हैं और अब स्वयं को जिम्बाब्वे वासी समझते हैं। जिम्बाब्वे में गोरों की आबादी कुल जनसंख्या के केवल 0.06% है। 1997 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने 1500 बड़े फार्मों पर कब्जा करने की घोषणा की। जिम्बाब्वे के काले और गोरे नागरिकों के अपने अपने दावों का समर्थन या विरोध करने के लिए आप नागरिकता के कौन कौन से विचारों का उपयोग करेंगे। नागरिकता के एक आवेदकों को अनुमति देने की कसौटी हर देश में भिन्न भिन्न होती है। नागरिकता प्रदान करने में इजराइल या जर्मनी जैसे देशों में धर्म या जातीय मूल जैसे तत्वों को वरीयता दी जाती है। एक समय तुर्की मजदूरों को जर्मनी में आने और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उनकी अस्थायी मांग के लिए जर्मनी
में ही जन्मे और पले बढ़े उनके बच्चों को अपने आप जर्मनी की नागरिकता मिल जानी चाहिए। इस पर आज भी बहस जारी है। ये प्रतिबंधों से संबंधित कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो समावेशी होने का दम भरने वाले लोकतांत्रिक देशों में भी लगे हो सकते हैं। भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य कहता है। स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में जोड़ने के कृत संकल्प प्रयास किए गए। यह सही है। जब मुस्लिम लीग से विवाद नहीं सुलझाया जा सका तब 1947 में देश का विभाजन हुआ, लेकिन इससे उन राष्ट्र राज्यों के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कायम रखने के भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के निश्चय को और मजबूत किया, जिसके निर्माण के लिए वे प्रतिबद्ध थे। यह निश्चय संविधान में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान ने बहुत ही विविधतापूर्ण समाज को समायोजित करने की कोशिश की। इस विविधताओं में कुछ उल्लेखनीय हैं। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे भिन्न भिन्न समुदाय, पूर्व में समान अधिकार से वंचित नहीं रही महिलाएं, आधुनिक सभ्यता के साथ मामूली संपर्क रखने वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कई अन्य समुदायों को पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया। इसने देश के भिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न भाषाओं और धर्म रिवाजों की पहचान बनाए रखने का प्रयास किया। इससे लोगों को उसकी निजी आस्था, भाषा या संस्कृति रिवाजों को छोड़ने के लिए बाध्य किए बिना सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराना था। संविधान के जरिए आरंभ किया गया यह अद्वितीय प्रयोग दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड विभिन्न क्षेत्र, संस्कृतियों और धर्म के लोगों को सम्मिलित करने के राजसत्ता के लिए प्रयास को प्रतिबिंबित करता है। नागरिकता से संबंध प्रावधानों का उल्लेख संविधान के दूसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ। संविधान के नागरिकता की लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा को अपनाना। भारत में जन्म, वंश, परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण या किसी भी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। संविधान में नागरिकों के अधिकार और दायित्व दर्ज है। यह प्रावधान भी कि राज्य को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। हालांकि इस तरह के समावेशी प्रावधानों ने भी संघर्ष और विवादों को जन्म दिया है। महिला आंदोलन, दलित आंदोलन या विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों का संघर्ष ऐसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे संघर्षों के कुछ नमूने हैं जो मानते हैं कि उनकी नागरिकता को पूर्ण अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भारत के अनुभव से संकेत मिलते हैं कि किसी देश में लोकतांत्रिक नागरिकता एक परियोजना या लक्ष्य सिद्ध का एक आदर्श है। जैसे जैसे समाज बदल रहे हैं वैसे वैसे नित नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं और वे समूह नई मांगें पेश कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि वे हाशिए पर ठेले जा रहे हैं। लोकतांत्रिक राज्य ने इस मांगों पर खुले दिमाग से बातचीत करनी होती है। विद्यालय या सेना जैसी किसी अन्य सार्वजनिक संस्था के लिए साझा वर्दी पर जोर देना और पगड़ी जैसी धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाना उपयुक्त नहीं है। सार्वभौमिक नागरिकता। जब हम शरणार्थियों या अवैध अप्रवासियों के बारे में सोचते हैं तो मन में अनेक छवियां उभरती है। उसमें एशिया या अफ्रीका के ऐसे लोगों की छवि हो सकती है जिसने यूरोपीय अमेरिका में चोरी छिपे घुसने के लिए दलाल को पैसे का भुगतान किया हो। इसमें जोखिम बहुत है लेकिन वे प्रयास में तत्पर दिखते। एक अन्य छवि युद्ध या अकाल से विस्थापित लोगों की हो सकती है। इस तरह की छवि अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई जाती है। सूडान के डारफर क्षेत्र में शरणार्थी फिलिस्तीनी, बर्मी या बांग्लादेशी शरणार्थी जैसे कई उदाहरण हैं
ये सभी ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश या पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किए गए हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि किसी देश के पूर्ण सदस्यता सबको उपलब्ध होनी चाहिए, जो सामान्यतः उस देश में रहने और काम करने वाले या जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। यू अनेक देश वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन करते हैं, लेकिन नागरिकता देने की शर्तें भी निर्धारित करते हैं। ये शर्तें आमतौर पर देश के संविधान और कानून में लिखी होती है। अवांछित आगंतुकों को नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य सत्ताएं ताकत का प्रयोग करती हैं। हालांकि प्रतिबंध, दीवार और बाड़ लगाने के बावजूद आज भी दुनिया में बड़े पैमाने पर लोगों को देशांतरण होता है। युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या अन्य कारणों से लोग विस्थापित होते हैं। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता और वे घर नहीं लौट सकते तो राज्य विहीन या शरणार्थी हो जाते हैं। वे शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर किए जाते हैं। अक्सर वे कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। समस्या इतनी विकराल है कि संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों की जांच करने और मदद करने के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया है। नागरिक के रूप में कितने लोगों को अंगीकृत किया जा सकता है, इस सवाल पर फैसला करना अनेक देशों के लिए कठिन मानवीय और राजनीतिक समस्या बनी हुई है। अनेक देशों में युद्ध या उत्पीड़न से पलायन करने वाले लोगों को अंगीकृत करने की नीति है, लेकिन वे भी लोगों की अनियंत्रित भीड़ को स्वीकार करना या सुरक्षा के संदर्भ में देश को जोखिम में डालना नहीं चाहेंगे। भारत उत्पीड़ित लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने पर गर्व करता है। ऐसा भारत ने 1959 में दलाई लामा और उसके अनुयायियों के लिए किया। भारतीय राष्ट्र की सभी सीमाओं से पड़ोसी देशों के लोगों का प्रवेश हुआ और यह प्रक्रिया जारी है। इसमें अनेक लोगों ने वर्षों या पीढ़ियों तक राज्यहीन व्यक्तियों के रूप में पड़े रहते हैं, शिविरों या अवैध प्रवासी के रूप में। अंततः इसमें से अपेक्षाकृत कुछ को नागरिकता प्राप्त होती है। ऐसी समस्या लोकतांत्रिक नागरिकता के उस वायदे को चुनौती देती है जो यह कहता है कि समकालीन विश्व में सभी लोगों को नागरिक की पहचान और अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। उनकी अनेक लोग अपनी पसंद के देश की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए अपनी पहचान का विकल्प भी नहीं होता। राज्यहीन लोगों का सवाल आज विश्व के लिए गंभीर समस्या बन गया है। राष्ट्रों की सीमाएं अभी भी युद्ध या राजनीतिक विवादों के जरिए पुनर्परिभाषित की जा सक रही है और ऐसे विवादों से घिरे लोगों के लिए इसके परिणाम घातक होते हैं। वे अपने घर, राजनीतिक पहचान और सुरक्षा गंवाते हैं और देशांतरण के लिए मजबूर किए जाते हैं। क्या नागरिकता ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान बन सकती है? अगर नहीं तो उसे आज किस तरह की वैकल्पिक पहचान दी जा सकती है? क्या हमें राष्ट्रीय नागरिकता के अधिक सच्ची विश्वजनित पहचान को परखना और विकसित करना चाहिए? कभी कभी विश्व नागरिकता की धारणा के लिए सुझाव पेश किए जाते हैं। इससे जुड़ी संभावनाओं पर अगले खंड में चर्चा की जाएगी। विश्व नागरिकता निम्नलिखित उक्तियों पर गौर कर। 2004 में दक्षिण एशिया के कई देशों पर कहर बरपाने वाली सुनामी से पीड़ित लोगों के लिए सहानुभूति और सहायता के भादोगार फूट पड़े। आज अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का ताना बाना आतंकियों को जोड़ने में मदद करता है। विभिन्न देशों में बर्ड फ्लू के प्रसार और इंसानों के विषाणु जनित महामारी के संभावित उभारों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सक्रिय है। आओ कुछ करके सीखें। भारत में अभी रह रहे कुछ राज्यहीन लोगों की सूची बनाओ, उसमें से किसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इन उक्तियों से क्या क्या साझा है? वे उस दुनिया के बारे में क्या बताती है जिसमें हम रहते हैं? हम आज एक ऐसे विश्व में रहते हैं जो आपस में जुड़ा हुआ है। संचार में इंटरनेट, टेलीविज़न और सेलफोन जैसे नए साधनों ने उन तरीकों में भारी बदलाव कर दिया है जिन्हें हम अपने विश्व को समझते हैं। पहले विश्व
के एक हिस्से को गतिविधियों को की खबर अन्य हिस्सों तक पहुंचाने में महीनों लग जाते थे। लेकिन संचार के नए तरीकों से विश्व में विभिन्न हिस्सों की हलचलों को हमारे तत्काल संपर्क के दायरे में ला दिया गया है। हम अपने टेलीविज़न के पर्दे पर विनाश और युद्ध को होते देख सकते हैं। इससे विश्व में के विभिन्न देशों के लोगों में साझे सरोकार और सहानुभूति विकसित करने में मदद मिली है। विश्व नागरिकता के समर्थन दलील देते हैं कि चाहे विश्व कुटुंब और वैश्विक समाज अभी विद्यमान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार लोग आज एक दूसरे से जुड़े महसूस करते हैं। वे कहेंगे कि एशिया की सुनामी या अन्य बड़ी दैवीय आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी हिस्सों से उमड़ा भावोद्गार विश्व समाज की उभार का संकेत है। वे मानते हैं कि हमें भावना को मजबूत करना चाहिए और एक विश्व नागरिकता की अवधारणा की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा यह मानती है कि हमारी राजसत्ता हमें वह सुरक्षा और अधिकार दे सकती है जिनकी हमें आज विश्व में गरिमा के साथ जीने के लिए ज़रूरत है। लेकिन राजसत्ताओं के समक्ष आज ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका मुकाबला वे अपने बल पर नहीं कर सकती। क्या इन परिस्थितियों में राजसत्ता द्वारा दिए गए व्यक्तिगत अधिकारों के लोगों को स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है? क्या मानव अधिकार और विश्व नागरिकता की अवधारणा की ओर बढ़ने का समय आ गया है? विश्व नागरिकता की धारणा के आकर्षण के में से एक यह है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो सकता है जिसमें कई देशों की सरकारें और लोगों की संयुक्त कार्रवाई जरूरी होती है। उदाहरण के लिए, इससे प्रवासी और राज्यहीन लोगों की समस्याओं का सर्वमान्य समाधान पाना आसान हो सकता है या कम से कम उसके बुनियादी अधिकारों और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, चाहे वे जिस किसी देश में हो। पिछले खंड में हमने देखा कि एक देश के भीतर की समान नागरिकता को सामाजिक आर्थिक असमानता या अन्य मौजूदा समस्याओं से खतरा हो सकता है। इन समस्याओं का समाधान अंततः सिर्फ संबंधित समाज की सरकार और जनता ही कर सकती है। इसलिए लोगों के लिए आज एक राज्य की पूर्ण और समान सदस्यता महत्वपूर्ण है। लेकिन विश्व नागरिकता की अवधारणा हमें यह याद दिलाती है कि राष्ट्रीय नागरिकता को इस समझदारी से जोड़ने की ज़रूरत है कि हम आज अंतर संबंध विश्व में रहते हैं और हमारे लिए यह भी ज़रूरी है कि हम विश्व के विभिन्न हिस्सों के लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करें और राष्ट्रीय सीमाओं के पार के लोगों और सरकारों के साथ काम करने के लिए तैयार हों। आओ कुछ करके सीखें।